एक बार पुनः स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी विषय का जो वार्षिक परीक्षा के आधार पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉडल पेपर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो आपका बोर्ड परीक्षा में पेपर होने वाला है 2022 में, और आपको मैं जानकारी दे दूं कि कितने समय का होगा पेपर। 3 घंटे 15 मिनट का होगा और पेपर का पूर्णांक क्या होगा, 70 अंकों का पूर्णांक होगा। और इस पेपर का यानी ये जो मॉडल पेपर है वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, और इस पेपर का यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको यह जो प्रश्न पूछा जाता है तो 6 नंबर का पूछा जाता है। जब आप संदर्भ लिखते हैं तो आपको 1 नंबर यानी संदर्भ के लिए 1 नंबर निर्धारित है, व्याख्या के लिए 4 नंबर निर्धारित हैं और काव्यगत सौंदर्य के लिए 1 नंबर, और कुल आपको यहाँ कितने नंबर मिलते हैं, 6 नंबर मिल जाते हैं। और आपको करना क्या है कि 4 का और 4 खा 2 पद्यांश दिए होंगे, आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है, उसकी व्याख्या करनी है और साथ ही साथ आपको क्या करना है, उसका काव्यगत सौंदर्य लिखना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 4 का के अंतर्गत आप देख सकते हैं दोहा दिया गया है, दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदो, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदो। यह बिहारी लाल जी का दोहा है, और बिहारी लाल जी के जितने भी दोहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक, नीति के दोहे, भक्ति के दोहे, सभी दोहों का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप जाकर देख लें और अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। तो चलिए इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसकी व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे, क्योंकि यदि आपको लिखना आता है तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपको यदि लिखने का तरीका नहीं पता है तो भी नंबर कट जाते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा संदर्भ, कैसे लिखी जाएगी व्याख्या और किस तरीके का हो जाएगा इसका काव्यगत सौंदर्य, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 4 का, प्रश्नोत्तर नंबर 4 का। और आपको पद्यांश के प्रथम के शब्दों को इस तरीके से लिख लेना है और पद्यांश के अंतिम के शब्दों को भी इस तरीके से लिख लेना है। आप जब भी किसी भी पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिखें अपनी बोर्ड परीक्षा में, तो उसके प्रथम यानी शुरुआती शब्द और अंतिम के शब्दों को ब्लैक पेन से लिखना है। और आपको बोर्ड परीक्षा में ब्लैक और ब्लू यानी काला पेन और नीला पेन का ही इस्तेमाल करना है, किसी अन्य कलर के पेन का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और क्या हो जाएगा संदर्भ, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित नीति शीर्षक दोहों से लिया गया है। शीर्षक यानी पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। सेम इसी तरह से जिसके रचयिता कौन है, बिहारी लाल जी हैं, जिसके रचयिता कौन है, कविवर बिहारी लाल जी हैं। और बिहारी लाल जी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं और उन्हीं दोहों में से यह एक दोहा है, नीति का दोहा, बिहारी लाल जी का जो है शीर्षक पाठ है। आप ध्यान दीजिएगा। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक दोहों से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, बिहारी लाल जी हैं। बिल्कुल आसान सा है संदर्भ। और व्याख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याख्या क्या हो जाएगी कि दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदो, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदो।
इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है व्याख्या। और क्या हो जाएगी व्याख्या कि कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक ही देश में दो राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। एक ही देश में जब दो राजा शासन करते हैं तो वहां की जो प्रजा होती है वह और भी दुखी तथा उसमें आपस में और भी संघर्ष बढ़ जाता है, यानी आपस में संघर्ष तनाव बढ़ने लगता है। दुसह दुराज प्रजानुको क्यों न बढ़े दुख दंदो, यानी जब एक ही देश में दो राजाओं का शासन हो जाता है, दुसह दुराज यानी दो राजाओं का शासन हो जाता है, प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड, तो प्रजा का दुख और संघर्ष क्यों न बढ़ जाए। जब दो राजा होंगे तो प्रजा का दुख और उनका संघर्ष बढ़ ही तो जाएगा। और अधिक अंधेरो जग करत नीलिमावस रवि चंदु। और कविवर बिहारी लाल जी क्या कहते हैं कि दूसरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है, दूसरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार से अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही रास में मिलकर संसार को गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी इस दोहे की व्याख्या। और काव्यगत सौंदर्य आपको कैसे लिखना है, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य। और क्या हो जाएगा काव्यगत सौंदर्य, पहला बिंदु होता है काव्यगत सौंदर्य में जो पद्यांश के अंतर्गत बताया गया हो, तो यहाँ पर दोहरा शासन प्रजा के लिए कष्टप्रद होता है। कविवर बिहारी लाल जी का कहना है कि जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता है वहां की प्रजा हमेशा दुखी रहती है। और अगला बिंदु हो जाएगा भाषा। तो कविवर बिहारी लाल जी के जितने भी दोहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में उन सभी की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगला बिंदु काव्यगत सौंदर्य का हो जाएगा रस। तो इसमें कौन सा रस है, शांत रस है। और अगला बिंदु हो जाएगा छंद। तो यहाँ पर किस छंद में ये जो पद्यांश है दिया गया है, दोहा छंद में लिखा हुआ है या दोहा छंद में अवतरित है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि बिहारी लाल जी के जितने भी दोहे हैं यानी पद या पद्यांश कह सकते हैं आप, ये सभी किस छंद में है, दोहा छंद में है। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो इस दोहे में श्लेष अलंकार एवं दृष्टांत अलंकार है। श्लेष अलंकार और दृष्टांत अलंकार है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 5 का, जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा श्याम नारायण पांडे और तीसरा भगवत शरण उपाध्याय जी। तो आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और संबंधित लेखक की एक रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको यहां से 3 नंबर मिल जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में। और आप देख सकते हैं कि भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय आप कैसे लिखें बोर्ड परीक्षा में, और इनकी एक रचना का नाम क्या है। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 5 का, और 5 का तीसरा नंबर का जीवन परिचय, जो कि भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय है। और इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में हेडिंग डालना है जीवन परिचय। तो क्या हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय जी का बिल्कुल आसान सा जीवन परिचय। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले में उजियारीपुर में हुआ था। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था, सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले में किस गांव में, उजियारीपुर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। प्राचीन इतिहास विषय में MA की उपाधि प्राप्त की, और इन्होंने प्राचीन इतिहास विषय में MA की उपाधि प्राप्त की।
तत्पश्चात लखनऊ संग्रहालय में पुरातत्व विभाग में अध्यक्ष पद पर कार्य किया। इसके बाद इन्होंने लखनऊ संग्रहालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। कुछ समय लखनऊ संग्रहालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। इसके बाद विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में पहले प्रोफेसर रहे। इसके बाद अध्यक्ष पद पर कार्य किया। और मेन चीज आपको याद रखनी है कि सन 1980 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ? सन 1910 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? बलिया जिले के उजियारीपुर में हुआ। और मृत्यु कब हो गई? सन 1980 ईस्वी में हो गई। और इनकी किसी एक रचना का नाम भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 2 रचनाएं जो भी आपको आसान लग गए आप याद कर लीजिएगा। पहली रचना है विश्व साहित्य की रूपरेखा और दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है, खून के छींटे। खून के छींटे किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। प्रश्न संख्या 5 खा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है अशोक वाजपेयी, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा और तीसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। तो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न में पूछा गया है किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए और संबंधित कवि की रचना का भी नाम आपको लिखना है, जिसके लिए आपको यहाँ से कितने नंबर मिलेंगे? कुल 3 नंबर मिल जाएंगे। तो यदि आप महत्वपूर्ण जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे वो लेखक से संबंधित हो, चाहे वो कवियों से संबंधित जीवन परिचय हो, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे आप मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय? बिल्कुल आसान शब्दों में प्रश्न उत्तर नंबर आपको डाल देना है 5 खा, और 5 खा का कौन सा जीवन परिचय? तीसरे नंबर का जीवन परिचय, इसलिए 3 नंबर यहाँ पर डाल देना है। और इस साइड में भी आपको ब्लैक पेन से 5 खा और नंबर डाल देना है। यदि आप दूसरा जीवन परिचय लिखते हैं तो 2 नंबर, पहला लिखते हैं तो पहला नंबर। यहाँ पर मैं आपको तीसरा बता रहा हूँ यानी मैथिली शरण गुप्त जी का, इसलिए 3 नंबर डाल दिया है। और आपको हेडिंग डालनी है मैथिली शरण गुप्त, फिर आपको हेडिंग क्या डालनी है? जीवन परिचय। और मैथिली शरण गुप्त जी का बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवन परिचय क्या हो जाएगा कि हिंदी साहित्य के गौरव राष्ट्र कवि, हिंदी साहित्य के गौरव राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। आपको ध्यान क्या देना है कि जितना मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखा हुआ है, आप जब भी इस जीवन परिचय को यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाता है लिखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि जितना रेड पेन से है सब आपको ब्लैक पेन से लिखना है। हिंदी साहित्य के गौरव राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था, इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? सन 1886 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? चिरगांव जिला झांसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। जिला झांसी के किस गांव में? चिरगांव में हुआ था, एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता सेठ राम शरण गुप्त हिंदी के अच्छे कवि थे। मैथिली शरण गुप्त जी के पिता सेठ राम शरण गुप्त जी हिंदी के एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? घर पर ही हुई। उसके पश्चात अंग्रेजी की शिक्षा के लिए झांसी भेजे गए, परंतु शिक्षा का क्रम अधिक ना चल सका और घर पर ही आपने बंगला, संस्कृत और मराठी
का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। मैथिली शरण गुप्त जी को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए झांसी भेजा गया, परंतु शिक्षा का क्रम इनका अधिक देर तक यानी अधिक समय तक ना चल सका और ये अपने घर पर ही बंगला, संस्कृत और मराठी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाए। सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के कारण वह राष्ट्र कवि कहलाए। सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के कारण मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाने लगा। और यहाँ पर आगे देख सकते हैं, साकेत काव्य पर आपको हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया था। सरस्वती का यह महान उपासक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को परलोकवासी हो गया। मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु कब हो गई? सन 1964 ईस्वी में। कब? 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हो गई। और मैथिली शरण गुप्त जी की एकमात्र रचना आपको लिखनी है आपकी बोर्ड परीक्षा में, और मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम आपको दिखा दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो आपको आसान लगे उस रचना को याद कर लीजिएगा। रंग में भंग, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया, पंचवटी, जयद्रथ वध और नहुस। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ एक गद्यांश दिया गया है संस्कृत का और दूसरा श्लोक दिया गया है। आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको यहाँ से 4 नंबर मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और आप कमेंट करें ताकि मैं आपको जल्द से जल्द प्रश्न संख्या 6 से उत्तर बताने का प्रयास करूं। और यदि आपने प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों का उत्तर से संबंधित वीडियो ना देखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।